आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जितनी ग्राम पंचायतें अपनी उदयपुर जिले में है, 18 पंचायत समिति और 652 ग्राम पंचायत है और प्रत्येक गांव को काम। मैं समझता हूँ जिला परिषद के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से काम हुआ। बाकी तो कुछ संकलित पंचायतों को कुछ पैसा जिला परिषद का मिलता था। प्रयास करके प्रत्येक ग्राम पंचायत तक जिला परिषद का लाभ पहुँचे। मैं हमारी मौजूद हमारे जनजाति विभाग के मंत्री महोदय आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब और हमारे जिला के अध्यक्ष साहब आदरणीय रविंद्र जी श्रीमाली और हमारे देहात जिला अध्यक्ष आदरणीय चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान साहब और हमारे वरिष्ठ आदरणीय शांतिलाल जी चपलोत साहब और हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय मन्नालाल जी रावत साहब और हमारे सब पधारे हुए सभी पत्रकार बंधुओं, आज जो बाबूलाल जी ने जो जन सुनवाई की है उसमें जो भी समस्या आई है उसका समाधान भी जल्द होगा और जो भी समस्या आ रही है हमारे क्षेत्र में उसका समाधान भी हमारे माननीय मंत्री मोदी जी करेंगे। और जो जिला परिषद के माध्यम से भी हमारा भी यही विकास का एक मुद्दा है कि हम कैसे जो हमारे माननीय जो मोदी जी है जो चाहते हैं कि हमारा भारत विकसित भारत कैसे बने, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और समय समय पर हम जहाँ पर जो समस्या आ रही है उसका समाधान करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जय भारत, जय। सभी को प्रणाम। आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित माननीय मंत्री महोदय बाबूलाल जी खराड़ी साहब, दोनों जिलाध्यक्ष जी, माननीय चंद्रगुप्त साहब, माननीय रविंद्र जी श्रीमाली साहब, माननीय शांतिलाल जी चपलोत साहब, जिला प्रतिनिधि और आप सभी बता रहे होंगे। आज माननीय मंत्री महोदय ने जो जनसुनवाई की वो लगभग वैसा ही है जैसा कि कहते हैं कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुएं प्यासा। जनता के बीच में रहकर जनता की समस्याओं को समझना और निराकरण के लिए प्रशासन तक पहुंचाना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये संवेदना है ये भारतीय जनता पार्टी की। इस शासन में माननीय भजनलाल जी, माननीय नरेंद्र भाई मोदी, उनके आप देखेंगे पिछले दिनों जो बजट आया वो मेवाड़ के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धियाँ सौगात लेकर आया। ये विषय भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। EMFT के जो काम है वो भी बहुत तेज़ी से हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं अलग अलग जगह, लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने जो आप सुना दी है अपने आप बहुत बड़ी बात है। आप सभी का फीडबैक, आप सभी के आइडियाज प्रेस के माध्यम से जो सूचना मिली उन पर हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो मुद्दों को आगे बढ़ाएं। एक अखबार में खबर छपी कि उदयपुर से पिंडवाड़ा के बीच में प्लेइंग स्पोर्ट्स है, वो उस विषय को लेकर हम लोगों ने आगे बढ़ाया। तो प्रेस को और आप सभी को बधाई देता हूँ कि उस विषय को जब हम लोगों ने केंद्र में माननीय नितिन गडकरी साहब के साथ चर्चा की तो उसमें 6 प्लेइंग स्पोर्ट करेक्शन के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट अभी अपलोड हुआ है, काम आगे बढ़ा है। तो आपके विषय भी आपने जो भी विषय उठाया उसकी तरफ भी ध्यान दें। माननीय मंत्री महोदय का विषय और आपकी आवाज़ जन जन तक पहुँचे कि कैसे सकारात्मक भाव से एक परम वैभव विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए सभी आप सभी प्रणाम। मैं बाबूलाल जी खराड़ी से आमंत्रित कर रहा हूँ समस्त विषयों पर प्रेस को ऐसा ही है। सबको नमस्कार। आज हमारे देश में चौथा स्तंभ और जिस पर सबका भरोसा हो, अगर हम लोग इस बात को देख पाते हैं ना अपने तब तक आप पता लगा ऐसे पत्रकारों के साथ मेरी लंबे समय से इच्छा प्रेस के बंधुओं के साथ में बैठ चर्चा करें, बातचीत करें, भोजन करें, ऐसी इच्छा थी। तो इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे दोनों ही जिलाध्यक्ष हमारे प्रमुख साहब गुप्ता जी, मान्य सांसद जी और हमारे सबके वरिष्ठ जनसंघ की स्थापना आदि तब से लगा करके और निरंतर संघर्ष करने वाले नारा भी लगाना और जेबी को अब उस समय की परिस्थिति क्या हो, उस संकट के बीच में परिस्थिति के बीच में काम करने वाले हमारे मार्गदर्शक भी हैं, हमारे प्रेरणा के स्रोत भी हैं।
आप सब मीडिया के भाइयों बहनों और हमारे पीछे भी बैठे आज, क्योंकि हमारे नेता आगे बैठे हैं, मीडिया वाले पीछे होते हैं, लेकिन आज हमने सबको पीछे बिठाया है। हमारे सारे नेता प्रभु जी हैं, भाई तुलसी जी हैं, जी हैं, हमारे महामंत्री जी हैं, ऐसे कई वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे हैं। हम लोगों का मीडिया और हम लोगों का सामंजस्य बहुत आवश्यक है। कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं तो मीडिया को दिखती है और मीडिया नीचे तक पहुंचाता तो उसको सरकारी सुधार करता। छोटी छोटी बारीकी से चीजें आप जनता के बीच में लाते हो, इसलिए जनता का भरोसा भी है और सरकार का भी भरोसा है। हमारी कार्यपालिका व्यवस्थापिका और नियामक इनका अपना अपना काम होता है, लेकिन आपका काम समग्र रूप से है। और सब लोग आपसे डरते भी हैं। यार मीडिया वाले हमारी बात कोई साफ नहीं दे, इसलिए आपसे थोड़ा संबंध भी मधुर रखते हैं। कई बार स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया बहुत आवश्यक है। ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए और हम सब के लिए जो हमारी प्रामाणिकता है उसके लिए भी आवश्यक है। आज हमारे देश में बहुत से मीडिया है जिन पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, अन्य प्रतिष्ठित लोगों का भरोसा होता है कि ये हमारे अच्छे लोग हैं, अच्छी खबरें प्राप्त हैं, निष्पक्ष हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैंने सोचा कि भाई देखो, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग टाइप का व्यक्ति हूँ, गाँव का हूँ, सीधा हूँ, तो कई लोगों से मेरे संबंध नहीं है। तो मीडिया वाले देखते हो कि यार मंत्री जी कोई पढ़ी नहीं है, तो कभी हमको जानते भी नहीं है, न बातचीत करते हैं। तो कई बार आपके मन में भी आता है हमारे मंत्री हैं और हमको न तो जानते हैं न हमसे बात करते हैं। तो कई बार देखते हैं अच्छा इनकी कमजोरियां क्या पकड़ो, ताकि ऐसे तो पकड़ में आएगा। तो आप भी निकालने का कोशिश करते हो और मैं भी प्रयास करता हूँ कि ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ूं, ताकि आपको कम से कम मेरे विषय में कुछ कहने की आपको तकलीफ, लेकिन फिर भी मानव स्वभाव हो जाता है। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में ये भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लगा करके अब तक हमारे संस्थापक सदस्य दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना था, पीछे मेरी आवाज आ रही है क्या? मैं धीरे बोलता हूँ, मेरा माइक ले लो, माइक में इको हो रहा है। तो हमारा सपना है कि अंतिम किनारे पर बैठा व्यक्ति उसका उदय होना चाहिए। ये उस समय तय, उस समय हमने सोचा था अंत्योदय की कल्पना, और किसी देश को आगे बढ़ाना है तो गरीब अमीर की खाई रहेगी, वो देश आगे बढ़ नहीं सकता है। उस समय की जिस प्रकार की परिस्थितियां थी, क्योंकि देश में राजनीतिक पार्टियां तो बहुत सारी थी, क्या आवश्यकता पड़े कि जनसंघ की स्थापना हो, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो, ये सारी चीजें उस समय सोच समझ कर की होगी। आपने देखा होगा 62 में जनसंघ का प्रतिबंध लगा था, तब उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ, कई स्वयंसेवकों को जिंदा जला दिया गया था। और कारण इतना सा था कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हो गई, और हत्या होने के पीछे आरोप ये था कि ये संघ का स्वयंसेवक है और संघ ने इस हत्या कराई, इसके कारण से प्रतिबंधित किया। और सभी प्रकार से प्रताड़ित करके जिस संघ को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास किया नेहरू जी ने, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और संघ का जो काम है वो कभी भी प्रतीकात्मक नहीं सोचता है, भाई इन्होंने मुझे कुछ किया है तो मुझे इसका प्रतिकार करना है या ऐसा करना, ऐसा नहीं। उस समय के प्रधानमंत्री के मन में जैसा था वैसा किया, लेकिन कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मन में
देशभक्त है, देश के लिए जीने वाला है, ऐसा संस्कार है, इसलिए देश के लिए सेवा कार्य करता रहता है। उस समय भारत पाकिस्तान का शायद युद्ध था और हमें पाकिस्तान में हवाई जहाज उतारने के लिए हवा पट्टी नहीं थी, हेलीपैड नहीं थे, वहां काम कौन करे। तो सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो संघ के स्वयंसेवकों ने वहां काम और करने के बाद नेहरू जी को लगा कि ये तो लोग अच्छे हैं और अच्छे हैं, तो उन्होंने देश की 26 जनवरी से मुझे मोटा मोटा शांति जी को पता होगा, उन्होंने कहा कि 24 घंटे में सूचना की कि संघ के स्वयंसेवकों को मैं इस राष्ट्रीय पर्व पर परेड के लिए बुलाना चाहता हूं। मैं तो उस समय फोन थे, बेसिक फोन जरूर थे, लेकिन वो भी इतने नहीं थे। उस समय के गुरुजी सत्संग चालक थे, उनको कहा गया तो भी हाँ व्यवस्था करेंगे और उन्होंने एक ही रात में संघ की पूरी एक कंपनी को तैयार करके और वहां भेजा और जिस प्रकार की परेड हुई तब उनको लगा ये राष्ट्रभक्त हैं, तो कुछ उनको भरोसा हुआ और हम उस समय से देश को सर्वोपरि रख करके काम कर रहे हैं। हमारा देश पहले है, हम देश निर्माण करने के लिए आए हैं, इसलिए देश हमारा पहले स्थान पर है, उसके बाद मेरी विचारधारा है, फिर मैं हूं अंतिम पायदान पर। अगर देश पर कोई संकट आएगा तो मैं देश के लिए सबसे पहले काम करूं। आपने देखा होगा आजादी के बाद मेरा विषय लंबा तो नहीं हो रहा ना, थोड़ा कम करना चाहिए मुझे। हाँ, मूल विषय में क्योंकि मैं भूमिका इसलिए बना रहा हूँ कि आप जानते हो, लेकिन कई लोगों को ध्यान में नहीं होगा, इसलिए गोवा का आंदोलन हो, मुक्ति मोर्चा जिसको संघ ने मुक्त कराया था, और उसके बाद में राष्ट्रीय जो हमारे आस्था के केंद्र थे, गौ माता का आंदोलन हो, राम जन्मभूमि का आंदोलन हो, ये हमारे राष्ट्रीय आस्था के केंद्र थे, जिसको लेकर के जनसंघ के समय से, भारतीय जनता पार्टी के समय से हमारी इस संविधान में थे, हमारे उसमें थे, जिसको हम लेकर के चल रहे हैं, तो आज भी उसी पर थे। और उसी के कारण से आपने पहले हम नारा लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कल्पना नहीं थी कि राम मंदिर बन जाएगा, लेकिन राम मंदिर का फैसला भी आया और लोग कहते थे कि राम मंदिर का कोई फैसला किसी प्रकार आएगा तो खून की नदियां बहेगी, पत्थर तक नहीं। और भव्य राम मंदिर बनकर के भी तैयार हुआ, भूमि पूजन भी हुआ। धारा 370 हम नारा लगा देते, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, वह कश्मीर हमारा है, पूरा का पूरा। धारा 370 हटेगी ये किसी को कल्पना भी नहीं थी, लेकिन आपको और हमको भी पता नहीं होगा। एक बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर उस मुक्ति क्या नाम उसकी, नहीं वो मुख्यमंत्री थी ना, मुक्ति, उनसे समझौता किया तो मीडिया ने सब ने हमें कहा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता की भूखी है। यही कहा था ना आपने, कई लोगों ने छापा भी था और पार्टी के लोगों में भी ये था कि यार भारतीय जनता पार्टी ने उनसे समझौता कैसा करे, इतना विरोधी है फिर भी। लेकिन उनकी कल्पना क्या होगी राजनीति की। और उसके बाद में कुछ समय सत्ता में रहे, फिर समर्थन वापस लिया। ऐसे कर करके 2-3 बार समर्थन ले करके, और उसमें एक प्रावधान है ये हमको भी पता नहीं था। और उसके बाद में धारा 370 हटाने का जो बिंदु था वो केंद्र के पास चला गया।
अन्यथा राज्य की सहमति जरूरी थी। ये हमको पता नहीं स्कोर था, लेकिन उनको पता था। और ये करके और धारा 370 हटनी थी या वो बिल आना था। तो हम सब देखते हैं कि लोकसभा बिल आता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर राज्यसभा से आता। लेकिन पहला बिल राज्यसभा में गया, और राज्यसभा में जब जाना था तो ये जानकारी सबको नहीं थी। देश के प्रमुख 5-6 लोगों के पास ये जानकारी थी। और जब बीच की छुट्टी थी तो भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसदों को प्रशिक्षण के माध्यम से दिल्ली रोका गया। कुछ लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी दी, अब इन लोगों को रोकना है। उन लोगों को ऐसी जगह रखा गया कि उनका फोन भी नहीं लगेगा। इसलिए बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस परिवेश में भी काम कर सकती है, इसके लिए। और फिर जब बिल आया तो इधर उधर देखा तो हमारे लोग तो है नहीं, फोन करो तो फोन लगे नहीं। और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से बिल पास हुआ, फिर लोकसभा में गया। हमारे मन में था कि धारा 370 हम हटाएंगे, और हटा दी, कुछ भी नहीं हुआ। हमने देश को एकीकृत किया। जो नेहरू जी के कारण से धारा 370 थी उसको हटा करके आज कश्मीर भारत का अभिन्न उस समय भी था और अब पूरी तरह से है। और अभी विधानसभा के चुनाव हो रहे। अब हम राजस्थान में सत्ता में आए, दिल्ली में भी हमारी सरकार आई, और हमने जनता जनार्दन से वादे किए थे। चुनाव से पहले हम जो कहते हैं वो करते हैं, और कहने से ज्यादा भी करते हैं। आपने देखा होगा, हमने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो मोदी जी ने जो गैस का सिलेंडर दिया है उसके दाम हम कम करेंगे। पहली कैबिनेट की बैठक में 450 रुपए करके निर्णय करके उनको मदद करने का काम किया। हमने कहा हमारी सरकार आएगी तो किसान सम्मान निधि को हम दुगना करेंगे। 6,000 तो मोदी जी दे रहे हैं, लेकिन 6,000 हम दे करके इसको दुगना करेंगे, 12,000 करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल खड़ा होता है, आपने तो 2,000 ही बढ़ाया, दुगना तो किया नहीं। हमने ये तो नहीं किया कि एक साथ ही हम दुगना कर देंगे। हम इनको टुकड़ों टुकड़ों में करके जो कहा है उसको पूरा करेंगे। जब हम 5 साल के अंदर जाएंगे तब आपको कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि आपने 12,000 नहीं किए, 12,000 पूरे करेंगे। अभी आपने हमारा बजट देखा होगा, जिस बजट में ऐसा बजट न पहले कभी आया था और भविष्य में तो आते रहेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा ये पहला बजट है, और बजट देखना। और पहले तो सरकारें क्या करती थी, सत्ता में आती 4 साल तक आराम से मस्ती मारते थे, लोगों पे टैक्स भी लगाना और भी करना, ये सारा काम करते थे। और अंतिम साल, अंतिम वर्ष में वो इतना अच्छा बजट लेके आते, लोग पिछला सारा भूल जाते और वोट दे करके सत्ता में लाए, ऐसा वो करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वोटों की खेती नहीं करती, न की है न करती है। पहले साल ही सरकार ने इतना अच्छा बजट दिया, कांग्रेस से भी दबी जीबान से कहने लगे कि ऐसा बजट कभी आया नहीं। और विधानसभा में भी आपने देखा होगा, कांग्रेस के पुराने लोगों ने भी बजट की प्रशंसा की। अब विरोध करना है, विरोध में इसलिए विरोध करना है, लेकिन खुलकर कई मान्य सदस्य विधायकों ने बजट पर बोलते समय उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा बजट है, ये हमारी उपलब्धि है। आपने मेवाड़ को लेकर के देखा होगा, महाराणा प्रताप सर्किट बना करके यहाँ के जो हमारे देवस्थान है उनको विकसित करने का काम हाथ में लिया, जिसकी ओर कोई देखता नहीं है।
और हम लोग बहुत समय से कहते थे कि भाई मैं पिछली बार भी विधानसभा में मैंने उठाया था चारोल में कमलनाथ, वहां के लोगों का आस्था केंद्र है। और आपको पता होगा सबको, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, वहां पर सबसे पहले होली कमलनाथ जलेगी, उसके बाद वो जलने के बाद में, देखने के बाद में पूरे एरिया के लोग होली जलाएंगे, इससे पहले नहीं जलाएंगे, ऐसी नहीं। और वहां पे रावण ने तपस्या की है सब, और 10 माथों का जो उनको आशीर्वाद मिला था वो वही मिला। महाराणा प्रताप ने भी अज्ञातवास वहां काटा है। ऐसे स्थान को मैंने कहा भाई आप पर्यटक में लो, लेकिन उस समय के शिक्षा मंत्री आज के इनके प्रदेश अध्यक्ष ने मेरा जो स्थगन था उन्होंने खड़ा होकर कहा कि हम उसका विकास करेंगे, लेकिन वो आश्वासन भी उन्होंने पूरा नहीं किया। और हमारी सरकार आने के बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमने कहा उससे ज्यादा करके भी हमको मदद करने का काम किया, उसको पर्यटन में ले लिया, अब उसका अच्छा विकास हम करें। आपने देखा होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा आदिवासी की कोई ध्यान नहीं देता है। बांसिया सरकोटा उसके नाम से बांसवाड़ा बना है। और उन महापुरुषों को कभी इतिहास में लाना किसी ने काम ही नहीं किया, उसको कोई जानता भी नहीं था। अभी जब मेरे रिप्लाई थी, आपने सुनी होगी, मेरी रिप्लाई में मैंने कहा कौन था बांसिया सरकोटा बताओ, आपको पता ही नहीं है। मैंने एक एक चीज बताई, ये था, यहाँ पैदा हुआ, ये हुआ, ये घटना, सारी घटना इनको बताई, तो उन्होंने कि आपके पास कहां से? हम जानते हैं इसलिए इनको इतिहास पुरुष मानते हैं। डूंगर बरांडा को मैंने पूछा भाई डूंगर बरांडा का इतिहास क्या बताओ, तो कुछ नहीं बताया। एक एक चीज मैंने बता कहा कि ये है डूंगर बरांडा। उन महापुरुषों की छतरी लगाने के लिए, उनको विकसित करके समाज के सामने लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कालीबाई का इतिहास आप सब लोग जानते होंगे। नानाभाई खाट अध्यापक थे और बच्चे पढ़ाते थे, तो अंग्रेजों के लिए बातें करते थे कि ये हमको गुलाम बना के रखा है, इससे हमको मुक्त होना चाहिए। तो अंग्रेजों को पता लगा हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं, तो उनके पुलिस गई, उनको गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार किया तो आप देखेंगे उसको रस्सी से बांध करके गाड़ी से खींच करके ले जाते। कितनी पीड़ा हुई, क्या पीड़ा हुई होगी। जब कालीबाई 12, 13, 14 साल की बच्ची घास की गठरी बांध के आ रही है, दराती अपनी कमर में है। हमारे आदिवासी आज भी दराती होते हैं, घास काटते तो पीछे लटकाते हैं। और उसने देखा कि गुरुजी को खींच के ले जा रहे हैं, उसने आपने देखा उसको दराती निकाली और रस्सी काट दी, और उसी अंग्रेजों ने उनको फायरिंग किया, वहीं गोली से वो मर गई। उनके लिए कभी कुछ करने का प्रयास नहीं किया। कालीबाई तो करते थे, लेकिन कुछ नहीं किया। कालीबाई के नाम से आदिवासियों का इतिहास रहे, इसके लिए हम उदयपुर में आदिवासी कल्चर जिंदा रहे, उसके लिए हम एक बना रहे हैं। तो एक एक चीज करके हम हर व्यक्ति को ऊपर उठाने का काम करें। देश के प्रधानमंत्री जी का सपना था बिजली तो पहुंचा दी, नहीं पहुंची वहां पहुंच जाएगी, सड़क पहुंचा दी अटल जी ने। पानी की समस्या हमारे आज 77 साल आजादी के बाद में भी हमारे पास में सबसे ज्यादा रिपोर्ट आती है, तो क्या आती है? सब पीने का पानी नहीं है। इतने वर्षों की आजादी के बाद में भी हम गांव के आदमी को, जो हमारा मतदाता है, देश का मालिक है, उसको शुद्ध पानी नहीं पिला सकते। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गांव के आदमी को भी नल से घर तक पानी पहुंचा करके शुद्ध पानी पहुंचाओ, योजना बना दी, जल जीवन मिशन।
और बना करके काम चालू है। योजना तो बहुत पहले बनी थी, लेकिन उस समय की सरकारों के मन में जैसी कल्पना होती थी, शकल देख करके तिलक निकलना उनकी परंपरा है, ऐसा करते थे। केंद्र ने पैसा दे दिया, पैसा लेके बैठे रहे और जहां काम शुरू किया वहां पर भी घटिया काम किया, घटिया पाइपलाइन कर। क्यों भैया, इसमें भी तेरा मेरा कर दोगे। पैसा केंद्र का है, आधा पैसा तुम्हारा है, और घटिया काम करने का काम किया। हमारी सरकार आने के बाद में उनकी जांचें हुई, छापे पड़े, आप सबको पता है, आप मीडिया ने छापा है, मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। करोड़ों रुपए उनके वहां से निकले। ये है एक स्वच्छ राजनीति। क्योंकि एक तो मेरा क्या ये सोचता है, एक सोचता है नहीं उनके लिए मुझे मदद करनी है तो उनके लिए काम करनी है। और अब हमारी प्राथमिकता है जितना जल्दी हो सके उतना हम उनके घर तक, गरीब के घर तक पानी पहुंचा करके शुद्ध पानी पहुंचा पिलाने का काम करेंगे। अब इसमें रहेगा, क्योंकि सड़क है तो खड्डे भी होंगे, और फिर सड़क नहीं दिखेगी, लोगों को खड्डा ही दिखेगा। अब जल जीवन मिशन में पानी तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन उस समय ये भी आएगा कि साहब समय पे पानी नहीं आ रहा है, और पानी आ रहा है तो गंदा आ रहा है। कई प्रकार की चीजें, तो कुछ लोगों को कमियां ढूंढनी है तो वो ढूंढेंगे, लेकिन हमारे मन में जैसी कल्पना है वैसा निश्चित रूप से करके उस गरीब की मदद करने का काम करेंगे। आपने हमने कभी सोचा नहीं होगा, कोरोना काल आया था और ये ऐसी बीमारी थी कि शायद बाकी देशों में तो कठोरता भी, हिंदुस्तान में इतनी कठोरता भी नहीं है। अगर देश के प्रधानमंत्री पूरी ताकत से, पूरी सूझबूझ से काम नहीं लेते, हम देश को बचा नहीं पाते। उन्होंने देश से अपील की, घरों में रहो, बाहर मत निकलो। बाहर निकलोगे तो बीमारी ऐसी है, इसका इलाज नहीं, मरोगे, और मरोगे तो हमें तकलीफ होगी। हमें देश को मरने देना है, देश को जिंदा रखना है। लोग नहीं निकले, और कुछ लोग होते ही आदत से मजबूर होते, निकलने लगे तो कठोरता भी की, बाजार बंद कराए, पुलिस ने अपनी कठोरता की। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी के मन में था कि मजदूरी बंद है, बाजार बंद है, गांव का गरीब आदमी सुबह मजदूरी जाता है और शाम को बच्चों को रोटी खिलाता है, उस बच्चे का पेट कैसे भरे। 5 किलो गेहूं उनके घर तक पहुंचाने का काम किया भाई। और हमारा कार्यकर्ता, हमारे विचार परिवार का कार्यकर्ता मौत की परवाह किए बिना उनके घर तक दवाई पहुंचा रहा था, उनके घर तक भोजन सामग्री पहुंचा रहा था। इसके कारण से कोरोना से संक्रमित होकर के हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता भगवान के प्यारे हो। और कांग्रेस के लोग, प्रदेश की जनता तो कोरोना काल से ग्रसित थी, मर रही थी, लेकिन आलीशान होटलों में ऐश और आराम कर रही थी। कोई नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी। निश्चित रूप से हमारी इच्छा है हम देश का निर्माण करने के लिए चले हैं, देश को आगे बढ़ाने चले हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 14 के बाद में दुनिया में देश की जो साख बनी है, जो पहचान बनी है, वो आपसे कोई छिपी नहीं है। दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। और अब प्रधानमंत्री जी ने 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था पे लेके आए देश को, और 2027 से और 30 तक ये देश हमारा भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होगी। और मोदी जी का सपना है जब 47 में आजादी की स्वर्ण जयंती मनाएंगे, तब भारत दुनिया का 1 नंबर की आर्थिक शक्ति के रूप में होगी। ये देश के प्रधानमंत्री का सपना है भाई बहनों। देश को दुनिया में ताकतवर बनाने के लिए हम चले हैं, दुनिया का श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए चले हैं। जब पहले था देश विश्व गुरु भी था,
सोने की चिड़िया भी था। तो हम आजकल कहते हैं, एक अंतरा बोलते हैं, जीवन कुछ चढ़ा चरणों में ये मांगे माँ बाप, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रह रहा है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम चले हैं भाइयों बहनों। हम राजनीति में कोई व्यवसाय करने के लिए नहीं आए, राजनीति में देश को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। देश को पहले रख करके काम कर रहे हैं भाइयों बहनों, और बाकी लोग राजनीति को व्यवसाय समझ लिया है। अगर कुछ करना है तो राजनीति में जाओ, और दिखता भी है। एक दो केड़ी को मैं गलत बहुत सब कड़वा सब बोल रहा हूँ, और बोलता हूँ, मैं सार्वजनिक जगह बोलता हूँ। 2 कौड़ी का व्यक्ति जब राजनीति में आता है तो दिखता है, और 5 साल के बाद में उसका परिवर्तन भी नजर आता है भाइयों। राजनीति में शुचिता आए, ईमानदारी आए, ये हम सब लोगों का प्रयास है। इसलिए आप सब लोगों को आज हमने निमंत्रण दिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने। हम सब लोग अब आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान भी होगा, भोजन भी करेंगे। आप लोग हमारी जो जो कमियां आपको नजर आए उनको आप सामने लाने का काम करें, हम उनको ठीक करने का काम करेंगे। होता है हम इतना काम करते तो कहीं न कहीं कमियां रहती है, ऐसा नहीं है कि हम सारा ही अच्छा करेंगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि आपको कहने का अवसर कम से कम दें, कम तकलीफ दें, इतना हम प्रयास करेंगे। आप सब लोग आए, इसलिए आपका स्वागत भी करता हूँ, आपका अभिनंदन भी करता हूँ। जय भारत, धन्यवाद। पार्टी की स्थिति कमजोर नहीं है। कमजोर किन की है वो आपको ही पता है, मेरे को ही पता है। और हम ऐसे किसी भी राजनीतिक दल से समझौता नहीं करेंगे। वो देश के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है, उनसे कोई समझौता हम कभी कर नहीं सकते। वागड़ क्षेत्र में आदिवासी हिंदू है या नहीं है, उसको लेके एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बीच में सांसद महोदय ने इसको लेके कुछ क्लेरिफिकेशन दिया था, लेकिन उस पर भी एक बड़ा बवाल हुआ। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आदिवासी हिंदू नहीं है ये कहना गलत है, क्योंकि आदिवासी परंपरा से हिंदू है। आपने देखा होगा, भगवान राम पैदा नहीं हुए थे तब वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, हजारों साल पहले। तो वो वाल्मीकि भी भील थे, और जब भगवान राम वनवास गए थे तब तो राम के रूप में गए थे ना, रामचंद्र। और वनवास से लौटे थे तब भगवान श्री राम बन करके लौटे थे, वो उन आदिवासियों के बीच में रह करके आए थे। और भगवान राम जब लंका विजय के लिए जा रहे थे और समुद्र पार करना था, तो वहां पर राम सेतु बनाना था, पुल बनाना था। तो उस पुल को बनाने वाले नल और नीर थे, वो भी जनजाति के आर्किटेक्ट थे। और आज भी हम शादी करते हैं आदिवासी, तो अग्नि को साक्षी मान करके साथ फेरे लेता है। ये हमारी परंपरा है, ये संस्कृति है। अग्नि को साक्षी रख करके जीवन पर्यंत दोनों आपस में साथ निभाएंगे। हम तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, तो किस बिहार पर कह सकते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं? ये वो लोग कहते हैं जो धर्मांतरित हुए हैं, वो लोग कहते हैं जो राजनीतिक लाभ के लिए कहते हैं। उनके पीछे भी कई ताकतें काम कर रही है, कई ताकतें काम कर रही है। वो आर्थिक रूप से भी उनको मदद करती है, वैचारिक रूप से भी करती है, और करके कहती है कि इस प्रकार से आप बोलो, इसलिए वो कहते हैं। और आदिवासी परंपरा से हिंदू है, हिंदू रहेगा। मेवाड़ की सबसे प्रमुख मांगों में हाईकोर्ट बेंच की मांग है। क्या प्रयास देखिए, ये इशू हमारे शांति लाल जी जब विधानसभा थे तो प्राथमिकता से रहती थी, हर समय उठाते। ये वकील भी है और ये आवश्यक भी है, क्योंकि जोधपुर जाना ये गरीब आदमी के लिए संभव नहीं है और जा भी नहीं पाता है।
कुछ सक्षम लोग जाते होंगे लेकिन नहीं जा पाता। और यहाँ पूरा का पूरा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए मांग जायज है। हम निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को कह करके और यहाँ पर बैच खुले, ऐसा हम प्रयास करें। मंत्री जी, 2 प्रश्न है मेरा। एक तो चिरंजीवी योजना जो थी राजस्थान सरकार ने पहले चला रखी थी, उसको आयुष्मान योजना में बदल दिया गया। उसके जो बेनिफिट थे वो और भी ज़्यादा कम कर दिए गए सरकार ने। ये ऐसा क्यों है? भटक रहे हैं लोग, जो इलाज मिल नहीं रहा उनको। हार्ट की कई सारी बीमारियां जो पहले कवर होती थी वो कवर नहीं हो रही है। दूसरा प्रश्न मेरा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपराध को लेकर बहुत सारी चीजें उठाई थी, लेकिन अपराध आज भी किस तरह के खुलेआम चाकू मारे जा रहे हैं। रात को 8 बजे बाद 90% शराब की दुकानें खुली है और कोई जनप्रतिनिधि उस पर आवाज नहीं उठा रहा। देखिए, ये बात सही है कि हमारे यहाँ चाकूबाजी हुई और भी घटना हुई, लेकिन पिछली सरकार की तरह नहीं। वो तो कार्रवाई भी नहीं करते थे। यहाँ पर पता लगता है कि यहाँ घटना हुई है तो तुरंत एक्शन होकर के उसकी कार्रवाई होती है। जिस व्यक्ति ने चाकू मारा उसी समय गिरफ्तार किया, अभी वो जेल में है। और कहीं पर भी किसी प्रकार की घटना हुई होगी तो उस अपराधी को पकड़ करके जेल में डालने का काम किया। दूसरा आपका चिरंजीवी का था। नहीं, मेरा रात को 8 बजे बाद शराब की जो दुकानें 90% खुली हुई है, उस पर आपके जनप्रतिनिधि आवाज क्यों नहीं उठाते? आपको अगर गलत फहमी है तो आप मेरे साथ चलिए, आज रात को 8 बजे बाद मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ दारू बिक रही। देखिए, जो आप कह रहे हैं, क्योंकि 8 बजे के बाद में कोई दुकान खुली न रहे सरकार के ऐसे आदेश हैं, और अगर कोई खोलता है और वहां पर कोई किसी पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम निश्चित रूप से वहां के थाना है जो, और वहां पर हमारा जो आबकारी विभाग का जो है उन पर भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप जो कह रहे हो वो बात भी मुझे ध्यान ये आ रही है कि वो दुकान नहीं खोलता है, वो पिछले दरवाजे का धंधा करता है। अब वो खिड़कियां बंद कराने के लिए हम गश्त करवाएंगे, और तो क्या कर सकते हैं? ये तो रास्ते निकलेंगे। एसपी ने कहा कि अगर किसी थाना इलाके में शराब बिकी तो थानाधिकारी को सस्पेंड कर रहे हैं। उसके दूसरे दिन से ही बिक रही है शराब। अब देखिए, आप कुछ राह से निकालोगे। इसी की वजह से क्राइम होता है। मेरा जो कहने का जो मकसद है ना, रात को क्राइम होता है। रात को 2-2 बजे चाकू मार रहे हैं के अंदर, रात को 2-2 बजे ढाबे पे जो है वो क्राइम की घटनाएं हो रही है। देखिए, इसको मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि जो देवराज की घटना हुई वो तो दारू नहीं पीता था। नहीं, उसको तो आप इसके पक्ष में हैं क्या? नहीं, मैं पक्ष में नहीं, मैं पक्ष में नहीं। वो दारू नहीं पीने का, दारू पीने के बाद तो नहीं, मैं पक्ष में नहीं हूँ। कुछ लोग तो दारू पीने की शपथ दिलाते हैं। पीने की शपथ। हाँ, आपने देखी होगी, सोशल मीडिया पे चली। और शपथ दिलाना वाला भी मास्टर था। बाप आदिवासी पार्टी का नेता। अब आदिवासी और बाप एक ही है। वो केवल आदिवासी के नाम से बात करते हैं, लेकिन बात तो एक ही करते हैं। तो उस मास्टर ने छोटे छोटे बच्चे भी थे और भी लोग थे, उनमें ये शपथ दिलाई कि हमें को अंग्रेजी शराब नहीं पीनी चाहिए, दारू नहीं पीनी चाहिए, और हमको शाम के समय देसी दारू के 2 पैक लेने चाहिए। ये शपथ दिलाई, और हम दारू न पिए इसकी शपथ दिलाते हैं, दारू छुड़वाने की बात करते हैं। इसलिए ये जिस प्रकार का वायुमंडल है, आप ये कह रहे हो, तो ये खिड़कियां हैं, उनको भी हम बंद करवाने का प्रयास करें। चिरंजीवी के बारे में क्या कहना है आप? चिरंजीवी को हमने बंद नहीं किया, हमने आयुष्मान जो देश के प्रधानमंत्री जी का सोचा सपना था, क्योंकि चिरंजीवी तो केवल राजस्थान में लागू थी, और राजस्थान का व्यक्ति गुजरा जाएगा तो उसका इलाज कैसे होगा? तो हमने उसको आयुष्मान भारत में कन्वर्ट की, जिसके कारण से उस व्यक्ति का इलाज गुजरात भी होगा तो मध्य प्रदेश भी होगा, अन्य प्रदेशों में भी होगा। अब आपने ये कहा कि कुछ बीमारियां उसमें कवर नहीं है, ये तो पहले भी था, पहले भी कई बीमारियां जो कवर नहीं थी, लेकिन आपने ये बात कही है। आने के बाद और कम होगा। हाँ, निश्चित रूप से हम देखेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, तब लगेगा तो उनको कवर करेंगे। लिमिटेशन ज़्यादा हो गई इसके अंदर, लिमिट कम कर दी। लिमिट कम कर दी ना। हाँ, तो अगर जैसा अनुभव आएगा तो लिमिट भी बढ़ाएंगे।
नामकरण के खिलाफ जनजातीय अंचल में डी लिस्टिंग का अभियान चलाया था, उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? कहाँ तक आपकी सरकार सोचती है कि अभियान चलेगा? देखिए, डी लिस्टिंग का इशू बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि जो धर्मांतरित हुए उन्होंने अपनी आस्थाएं छोड़ी, और आरक्षण में व्यवस्था यही है कि जो अपनी आस्थाएं छोड़ता है, रीति रिवाज छोड़ता है, वो आदिवासी नहीं रहा। जो ईसाई बन गया उसने क्रॉस लटका दिया, वो न पूजा पद्धति में विश्वास करता है न अपनी आस्था में विश्वास करता है, और वो अलग हो गया तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो फिर वो उस ईसाई बनकर के दोहरा लाभ लेता है, तो वो लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये पहले भी मैंने कहा और अभी कह रहा हूँ। और डी लिस्टिंग के लिए जिस प्रकार का पहले काफी लोगों ने ज्ञापन भी दिए कि डी लिस्टिंग होनी चाहिए, और जब डी लिस्टिंग होगी तो ये होगा कि जो लोग गलत तरीके से दोहरा लाभ ले रहे हैं वो न ले पाएंगे, और वास्तव में जो लोग आदिवासी है उसको लाभ मिलेगा तो उनका लाभ हो जाएगा। ये निश्चित रूप से होना चाहिए। और डी लिस्टिंग और ये सारी चीजें हम सोच रहे हैं, आगे क्या करेंगे आपको पता लगेगा। इसमें ना इससे जुड़ा हुआ सवाल मेरा है उसी से, एक्चुअल में जिस तरह से भ्रामकता फैलाई जा रही है, आदिवासी को भ्रमित किया जा रहा है, भाजपा क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजिकली वर्किंग पे है या फिर सारी चीजें हवा में ही चल रही है? क्या भ्रम? जो हिंदुत्व वाला मुद्दा जो है, जो बीच में डीलिस्टिंग को लेकर साथ में भी मुद्दा उठाया था, वही बात मैं कर रहा हूँ कि क्या बीजेपी स्ट्रेटेजिकली कोई काम करने के मूड में है या फिर ऐसे ही चलेगा कि हम देखेंगे या करेंगे इस तरह का? निश्चित रूप से जो लोग भ्रम फैला रहे हैं उनको अपने तरीके से ठीक करने का काम भी बीजेपी करेगी, क्योंकि राजस्थान को अखाड़ा नहीं बनने दिया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी का धर्म अलग है, तो वो बता दे कौन सा धर्म है। आदिवासी तो परंपरागत राम नाम करता है, अगर परिवार में गमी हो जाती तो राम नाम सत्य से शमशान तक जाता है, आपस मिलता है तो राम नाम करता है, बिछुड़ता तो राम नाम करता है, और अपनी किसी की मौत होती तो उसका अग्निदाह होता है। ये सारी चीजें जो भ्रम की फैला रहे हैं वो ठीक नहीं है, उसको ठीक करने का एक प्रयास किया जाएगा। आपके जो सरकारी स्कूल है वो अभी बारिश के मौसम में कई सारी छतें जो है वो गिर रही है, पूरे भवन गिर रहे हैं। अभी खापकोटरा में भी एक स्कूल में जो है छज्जा पूरा गिर गया था, तो उसको लेकर क्या आपके आगे प्रयास रहेंगे? ये एक दिन की समस्या तो नहीं, हमारे आने के बाद ये समस्या खड़ी ऐसा तो नहीं है। ये समस्या लंबे समय से है, और ये समस्या इसलिए है कि जब वो जो भवन बन रहा था तब हमने ध्यान नहीं दिया, और जो बनाने वाला था वो तो अपना लाभ कमाना चाह रहा था। लेकिन ये चीजें तब रुकेगी कि जनता भी जागरूक हो, क्योंकि जनता ये सोचती है कि तो सरकार का पैसा, तो सरकार तो किसी के लिए पैदा करती नहीं है। ये जो हिंदुस्तान का खजाना है, हिंदुस्तान की अमीर गरीब जनता के खून पसीने का पैसा है, उसको ये लगेगा कि ये जो काम हो रहा है इसमें मेरा भी पैसा है, तो निगरानी निश्चित रूप से ठीक होगा, क्योंकि हम उस समय देख नहीं पाते हैं। लेकिन अभी हमने तय किया है, जो स्कूल टपक रहे हैं, जहाँ कक्षा में कमी है, उसको पूरा करने का एक अभियान लेकर के, हमारे यहाँ DMP का फंड भी है, ट्राइबल का फंड है, उसको भी हम लगाएंगे। उसके बाद में CSR का पैसा है, मैंने अभी मीटिंग में भी ये कहा था भाई CSR का पैसा जो कंपनियां खर्च करना चाहती है, भाई 2% को करना होता है, लेकिन कंपनी अपनी मर्जी से खर्च कर लेती है और करके बताती है हमने 2% खर्च कर दिया। तो हमारी मंशा ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, सरकार की मंशा ये है, जहाँ आवश्यकता लगती है भाई या ट्राइबल में स्कूलें ठीक नहीं है, माहवारियाँ ठीक नहीं, आंगनबाड़ियाँ ठीक नहीं, उनको ठीक कराना पड़ेगा। प्राथमिकता के आधार पर उनको कहेंगे उन क्षेत्र में जाके आप ठीक करो, ऐसा प्रयास करके हमारा ये प्रयास रहेगा 1-2 साल के अंतर्गत हम इस समस्या से को लेकर जो 7 के जो बेंच ने निर्णय किया है, क्या वाले मामले में 7 उसमें वंचित और दो अलग अलग पार हो गए।
में तो ये आया कि कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन जो वंचित है क्या उनको वाकई हक मिल पाएगा? आप क्या मानते हो? देखिए, जो कांग्रेस ये कहती थी कि संविधान खतरे में है, संविधान बदल देंगे, ये बोलती थी ना चुनाव से पहले, और इसी के कारण से कुछ सांसद उनके पड़े। जब ये कोर्ट का फैसला, सरकार का फैसला नहीं था, कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये आरक्षण खत्म करने का इशू नहीं है, न आरक्षण खत्म होगा और नहीं होगा किसी कीमत में होने देंगे। उन्होंने ये कहा कि जो ऊपर के लोग हैं, सक्षम लोग हैं, वही आरक्षण का लाभ लेते हैं, तो उन लोगों को न मिले, और नीचे के जो कमजोर तबका है, जो वंचित है, उसको उस आरक्षण लाभ मिलेगा तो इसका फायदा होगा, ये कोर्ट ने कहा। और 5 में से 4 मजिस्ट्रेटों ने एक तरफ फैसला दिया, एक ने उसका विरोध में फैसला दिया। तो ये चीजें उन्होंने कही, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने फैसला आने के बाद में 3, 4, 5 दिन तक वो देखते रहे, कांग्रेस एक शब्द नहीं बोली। अगर उनके मन में होता तो कहता है भाई नहीं ये गलत है, ये बोलते, लेकिन नहीं बोले। और जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट बुला करके ये कहा कि नहीं इसको हम नहीं लागू करेंगे, फिर कांग्रेस ने कहा हम भी यही चाह रहे थे। पत्रकार बंधुओं के साथ में हम कभी बैठ नहीं पाए थे, मेरी इच्छा थी कि आप लोगों के साथ में बैठ करके बातचीत भी करें और आपस में हमारे विचारों का आदान प्रदान, यही मंशा थी। इसी मंशा से आप सब लोगों को बुलाया। क्या आगे कैबिनेट में मुद्दा उठाया जाएगा इसका उदयपुर विकास के लिए? उदयपुर विकास के लिए आपने देखा होगा जिस प्रकार की घोषणा हुई है, यहाँ से सड़क बनेगी कलेक्टर के आसपास आकर के पूरी एलिवेटेड रोड बनेगी। जैसे कई काम है लोगे, उदयपुर को हम एक विकसित उदयपुर के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। हमारे माननीय मंत्री ने अपने सांसद महोदय जी ने संसद में भी जिस प्रकार से उदयपुर की समस्या को लेकर के सवाल जवाब किए हैं, वो भी सराहनीय है। तो निश्चित रूप से सब मिलकर के नरेंद्र की सरकार है, एक हमारे इस मेवाड़ को और उदयपुर को हम एक विकसित मेवाड़ बनाने का सपना हमारा, उसको पूरा करें।